नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के लिए या सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कि करना पड़ती हैं और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, आज हम जानेंगे। प्रिंसिपल्स, चैलेंजेस, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड वाटर पॉलिसी। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या प्रिंसिपल है वाटर मैनेजमेंट का। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सस्टेनेबल, सबसे पहले बात आती है कि सस्टेनेबल का मतलब क्या है। हम जनरल तौर पर जानते हैं सस्टेनेबल मीन्स सस्टेन करना, लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करना। तो आजकल जितनी भी चीज़ों पे काम हो रहा है तो वो हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसा काम करें जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल चाहे आप एनर्जी की बात कर लो, चाहे आप वाटर मैनेजमेंट की बात कर लो, XYZ एवरीथिंग, हर एक जगह पे बात आ रही है आजकल सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबल वाटर का मतलब होता है कि जो हम रिसोर्सेस पे काम कर रहे हैं वो लंबे समय तक बने रहें, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल वाटर मीन्स एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेस फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट मीन्स बैलेंसिंग। अब सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमको बैलेंस करके चलना है। बैलेंसिंग किसके बीच में? एक तो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, सोशल नीड का भी ध्यान रखना है और लंबे समय तक अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बनाए रखना है। तो ये क्या है? सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, बैलेंसिंग एनवायरनमेंट, सोशल नीड्स एंड एंश्योर लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्योंकि आजकल मान लो कि आज हमने एक कुआं खोदा और 2 साल बाद उसमें पानी बंद हो गया, सूख गया, कहीं से कोई उसमें पानी आ ही नहीं रहा है। आज हमने तालाब बनाया, उसमें पानी सूख गया, 2 साल बाद बारिश ही नहीं हो रही, पानी सूख गया। तो इसको हम सस्टेनेबल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें अवेलेबिलिटी लिमिटेड टाइम के लिए है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। द की प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इंक्लूड प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी। जो प्रिंसिपल है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का, उसका मतलब है कि वाटर क्वालिटी को बनाए रखना, साफ सुथरा पानी बना रहे। वाटर रिसोर्सेस, जितने भी पानी के स्रोत हैं, रिसोर्सेस हैं, वो भी लंबे समय तक उपलब्ध हों। प्रमोटिंग रीयूज एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, हमें ऐसे रिसोर्सेस को प्रमोट करना चाहिए कि जहां हम उसको रीयूज कर सकें, वाटर को रीयूज कर सकें एंड इकोसिस्टम को भी हम अपने बचा सकें। ये क्या है? की प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स मींस कि वाटर क्वालिटी को बनाए रखना, प्रोटेक्टिंग। आजकल पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, कई लोगों को, किसी को टाइफाइड हो रहा है, कोई बीमार हो रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कहीं कोई भी पानी सप्लाई हो रहा है। तो की मैनेजमेंट जो है, वाटर की मैनेजमेंट, उसमें एक तो प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी, वाटर रिसोर्सेस, प्रमोटिंग रीयूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ इको सिस्टम। इन चीज़ों पे हमको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, तभी हम सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेस या पानी की अवेलेबिलिटी को लॉन्ग टाइम तक बनाए रख सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें वाटर मैनेजमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, सस्टेनेबल वाटर प्रिंसिपल में, या क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि फेस करना पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला आता है क्लाइमेट चेंज। हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में ईयर बाई ईयर चेंजेस आ रहा है, काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। जब बारिश होना चाहिए तब बारिश नहीं होती है, और जब बारिश नहीं होना चाहिए तब बारिश हो रही। गर्मी, आज की डेट में हम बात करें तो पिछले 1 मंथ 15 डे से हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है, डे का टेम्परेचर, वो 40 के ऊपर ही रह रहा है, 40 डिग्री से ऊपर।
और फील ऐसा हो रहा है एज लाइक 45-50 के अप्रोक्सीमेट। तो ये किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। क्लाइमेट चेंजेस होने से जो वाटर रिसोर्सेस हैं वो भी सूखते जा रहे हैं। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, वाटर के स्रोत होंगे कि जो सूख गए होंगे, जहाँ पे कोई पानी नहीं होगा। अब बताइए कि वहाँ पे जो हमारे इकोसिस्टम में जितने भी जीव जंतु होते हैं या हमारे इकोसिस्टम में जितने भी पक्षी होते हैं वो कैसे पानी, कहाँ से पानी पीते होंगे। सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। ईयर बाय ईयर हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और हम वाटर रिसोर्सेस के ऊपर साफ स्वच्छ पानी मिले, कम से कम ये जो प्राइमरी नीड है ये पूरी हो सके हम लोगों की, ये इस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आज 140 करोड़ हैं, कल 150 करोड़ होंगे, परसों 160 करोड़ होंगे। तो मीन्स ये भी एक प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है वाटर मैनेजमेंट के पास, ये भी एक कठिनाई है। दूसरा अर्बनाइजेशन, लोग पलायन कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। थर्ड इज पॉवर्टी एंड इनएडक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। गरीबी है, लोग गरीब हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हम नहीं बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन में भी पानी लगता है और इसका यदि सही से नहीं होगा तो बहुत, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, सिस्टमेटिक तरीके से काम ना होना। फोर्थ है पुअर वाटर मैनेजमेंट। अब चैलेंजेस ये है कि भाई वाटर का मैनेजमेंट कैसे करें। यदि आप सही तरीके से वाटर का मैनेजमेंट नहीं करोगे, वाटर को आप वेस्ट करोगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि पेट्रोल डीजल की तरह हमारे पानी की प्राइस होगी। आज भी हम 1 लीटर पानी की वाटर लेते हैं, 20 रुपीज़ की आती है, 25 रुपीज़ की आती है। अब ये पानी की प्राइस है, आप ध्यान दीजिए, पानी की प्राइस 20 रुपीज़ 1 लीटर पानी की वाटर आ रही बिस्लरी। आने वाले समय में इसकी प्राइस घटना तो है नहीं, बढ़ना ही है। तो पानी की प्राइस ऐसा ना हो कि पेट्रोल डीजल की प्राइस पे पहुंच जाए। तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटजी होती है इसको मैनेज करने के लिए? तो सबसे पहला है रेड्यूस वाटर यूज बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी का बहुत उपयोग होता है, क्योंकि कोई भी ग्रेन्स हैं आपके वो ग्रो नहीं करेंगे जब तक आप वाटर नहीं दोगे, वाटर सप्लाई नहीं करोगे, इरिगेशंस नहीं होगा। और यदि कोई फसल ही नहीं उगेगी तो आप खाओगे क्या भाई? उसके लिए सबसे पहले ये है कि भाई पानी उपलब्ध होना चाहिए। पानी के बगैर ना तो कोई फसल उगने वाली है ज़मीन से। हर पौधों के लिए आपको पानी देना है। गेहूँ बोओगे तो 3 से 4 पानी लगाना पड़ते हैं आपको, और खुला पानी आप लगाते हो तो यदि आधा फीट भी ज़मीन के अंदर गीला होता है मिट्टी, तो उसमें ये पूरा एकड़ों में लाखों हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करते हैं। और ये ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं आप बोलो कि इसको बंद करें, बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल के दिन खाने के लाले पड़ेंगे। गेहूँ आएगा कहाँ से, अनाज कहाँ से आएगा, दालें। तो रेड्यूस वाटर यूज बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। वाटर का उपयोग हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं तो इससे हम पानी के यूजेस को कम कर सकते हैं। सेकेंड, इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे, तो यदि हम सही तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये पानी हमारा वेस्ट न जाके ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन के पानी को फिर से रिचार्ज कर देता है। तो इंस्टॉल रेन वाटर, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, तो ये सभी लोगों की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक की पॉलिसी है तो हम 1000 में एक के घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। यदि सभी लोग इस तरह से काम करने लगेंगे तो हमारा जो पानी है रेनफॉल का वो सीधे ज़मीन के अंदर ही जाएगा, तो जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। थर्ड है पॉपुलेशन प्रिवेंशन।
पॉपुलेशन जिस दर से बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, यदि इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो भी ये एक समस्या है जो कि चैलेंजेस है कि जो कि दिक्कत होना ही है। रेड्यूस वाटर पॉल्यूशन, पानी जो हमारा प्रदूषित होता है, जल प्रदूषण है, उसको भी हमको रोकना पड़ेगा। यदि जल प्रदूषण ऐसा होता रहेगा तो पीने लायक पानी तो कहीं मिलने ही वाला नहीं। भाई पानी उपलब्ध हो, पर्याप्त मात्रा में हो, लेकिन वो साफ हो, जिसको हम यूज कर सकें, पी सकें। तो इसके लिए हमको क्या है, पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ऐसी कोई भी ग्रेन्स नहीं है कि जिसमें केमिकल्स का छिड़काव ना होता हो। किसी भी फार्मर से आप पूछ के देख लीजिए, लाखों रुपए के केमिकल्स हैं जो कि हर साल कीटनाशक हैं, वो खेतों में छिड़के जाते हैं और वो पानी के साथ मिक्स होकर रिवर के पानी में मिलते हैं, कुएं के पानी में जाते हैं, पानी प्रदूषित। हम जो भी हमारे घरों से गंदगी निकलती है नालों के थ्रू बहते हुए, वो किसी न किसी सीवेज के माध्यम से जाके मिलती है। तो इसको भी हमको, पॉल्यूशन को भी कम करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं कह सकते हैं कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है जो हम अपने बच्चों के लिए भविष्य में छोड़ के जाएंगे। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी के वेस्टेज को कम करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी होना चाहिए सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ेंगी, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ हमारा 10-50 साल पानी की समस्या नहीं होगी। आज भी हम देखें तो अभी जो समर सीजन चल रहा है, इस सीजन में इतनी भयानक पानी की समस्याएं कई जगहों पे हैं, जहाँ पे ना तो तालाब में पानी है, ना ही हैंडपंप से पानी निकल रहा है, और ना ही कुएँ हैं, ना नदी हैं, सब सूखे पड़े हुए हैं। 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं लोग। अभी आप पानी की समस्या है, तो ये ध्यान रखिए। इस तरह की सिचुएशन से यदि भविष्य में आप बचना चाहते हैं तो आपको जरूर आज पे ध्यान देना होगा। जब आज आप अच्छा करेंगे तो भविष्य में आशा रख सकते हो कि अच्छा ही होगा। अब बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ अपडेटेड वाटर पॉलिसी। वाटर पॉलिसी की क्या महत्वता है? तो जो फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी थी वो सबसे पहले अडॉप्ट 1987 में की थी। इस पॉलिसी को, ये पानी को बचाने के लिए, इसके रिसोर्सेस को बनाने के लिए और पॉल्यूशन को कम करने के लिए वाटर पॉलिसी आई 1987। इसके बाद इसको रिव्यू किया गया एंड अपडेट किया गया इन 2002, और इसके बाद इसको अपडेट किया गया 2012 में। नेशनल वाटर पॉलिसी वाज मेड फॉर द प्लानिंग, मीन्स अब बात आती है पॉलिसी बनाते क्यों है। तो पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसका बनना किसके लिए? प्लानिंग, सबसे पहले प्लान करना एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। प्लानिंग, पानी के रिसोर्सेस को बढ़ाना, डेवलप करना, अच्छा बनाना, एंड देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और इन रिसोर्सेस का सही तरीके से उपयोग हो, आम लोगों की जो बेसिक नीड है वो पूरी हो। कम से कम अभी हम बोलते हैं भूखा मर रहा है, भूखा ना मर के भाई पानी भी यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तभी वो जीवित रह पाएगा। क्योंकि कहने के लिए समुद्र है, लेकिन समुद्र का पानी पीने लायक थोड़ी ना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम पानी की बात करते हैं, पानी कम से कम वेस्ट करें। इरिगेशंस में ड्रिप इरिगेशंस का यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद पानी के पॉल्यूशन को भी रोक सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बना सकते हैं अपने घर पे, तो जिससे ग्राउंड वाटर हमेशा रिचार्ज होता रहे। हमारा जितना भी पानी है वो यदि ज़मीन के अंदर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं फिर से क्लीन होते हुए किसी जगह से फिर से यूटिलाइजेशन होगा, फिर से उपयोग में ला सकते हैं। ठीक, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।